जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, तुझ में उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, तुझ में उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगी जमीन पे, बस इरादों में जीत की धून चाहिए। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्णमाला क्या होते हैं। वर्णमाला में स्वर वर्ण का होगा महासंग्राम सिर्फ एक वीडियो में। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। एक वीडियो देखने के बाद आपका संपूर्ण स्वर्ण वर्ण समाप्त हो जाएंगे और समझ में आ जाएंगे। साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग लास्ट में एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे। तो आइए, क्या आप क्लास 9th 10th 11th 12th अथवा किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं तो यह लेक्चर आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। आप लोग ध्यान दे करके इसे पढ़िए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लास्ट में जय हिंद जरूर लिखिए। आइए, तो हम लोग अगले क्लास में यह बात को पढ़ लिए थे अगले वीडियो में कि व्याकरण जो होते हैं उसे हम लोग अध्ययन करने के लिए 5 वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। उसमें से जो पहला हम लोग बोले थे उस पहला का नाम था शब्द विचार, वर्ण विचार, सॉरी, वर्ण विचार। तो ये देखिए, आज हम लोग समझेंगे कि वर्ण विचार का मतलब क्या होते। यदि आपसे कोई पूछे कि वर्ण विचार कहते किसे, सबसे पहला बात कि वर्ण विचार कहते किसे, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो आइए, वर्ण विचार किसे कहते। कहना वर्ण विचार एक व्याकरणिक पद्धति है। कैसी पद्धति है? तो वर्ण विचार एक व्याकरणिक पद्धति है जिसमें हम लोग वर्णों का अध्ययन एवं उसके विभाजन पर विचार करते हैं, जिसे वर्ण विचार कहते हैं। बोले इतना कंप्लीट हो गए? इन इतना में किन्हीं को डाउट है तो बताइएगा मेरे प्यारे। नहीं ना? तो बताइए, वर्ण विचार एक व्याकरणिक पद्धति है जिसमें वर्णों का अध्ययन एवं उनके विभाजन पर विचार किया जाता है। अब इसकी जस्ट बाद जो प्रश्न आ रहे हैं आप लोग खूब मजे से पढ़े हुए हैं, जिसे बोला जाता है वर्णमाला। क्या बोले जाते हैं? वर्णमाला। तो बताइए, यदि आपसे अब कोई प्रश्न पूछें कि वर्णमाला किसे कहते, तो वर्णमाला कहते किसे, इसके जवाब आप क्या दीजिएगा बताइए। तो देखिए, आप लोग देते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो एक बात बताइए, कि आप फूल को ढेर मन एक जगह पे रख देंगे तो फूल माला बन जाएंगे? नहीं, तो ये परिभाषा गलत है। हाँ, आपको जब हम फूल को जिस तरह से फूलों को धागे में गूंथ करके व्यवस्थित ढंग से सजाते हैं तो फूल माला बनता है, जिसे कहाँ चढ़ाया जाता है बता दीजिए। सर जी, शादी ब्याह के मौसम आ रहा है तो शादी में जयमाला में चढ़ाए जाते हैं। चलिए, वो भी अच्छी बात है। तो उसी तरह से जो फूलों को व्यवस्थित ढंग से चढ़ाए जाते, और जयमाला में देखिएगा नखड़ा ही लड़की के गजब होती। ऐसे दिन भर घर में जो होते हैं झगड़ा करते हैं उसी मिठाई के लिए, और वहां पे जब जयमाला में मिठाई खिलाया जाता है तब मुंह इन्हें फेर लेती, और रात में झगड़ा की होगी नौटंगी। क्या कीजिएगा? चलिए, ऐसा होता है। आइए, अब आ रहे हैं तो वर्णमाला कहेंगे किसे? तो कहना है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों? तो बोलेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को बोलिए क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं।
याद हो गए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। केवल वर्णों को समूह मत बोलना है मेरे प्यारे साथियों, क्या बोलना है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ढंग से सजाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। कंप्लीट हो गए। चलिए अब प्रश्न आते हैं कि तो सर एक बात अब बताइए कि वर्ण किसे कहते हैं। अब अभी आप बोले कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो अब यहाँ आप बताइए कि वर्ण किसे कहेंगे। तो बताओ मेरे प्यारे साथियों कि आप वर्ण किसे कहिएगा। आया ना बात। हम लोग मजा से हर एक वर्ड को देखेंगे। हलंत किसे कहते हैं वो भी देखेंगे, वर्ण विच्छेद भी देखेंगे। तो बोलिए वर्ण किसे कहते हैं। तो आइए वर्ण किसे कहते हैं, यदि आपसे कोई पूछे तो क्या जवाब दीजिए। तो देखिए हमें पता है आप जवाब क्या देते हैं। जवाब आप देते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। तो भैया यह परिभाषा है आपका सही नहीं है, गलत है। कहिए सर ऐसे क्यों कह रहे हैं कि गलत है। तो आप देखिए यदि ऐसा बात है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे और खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, तो एक बात बताइए। हम यहां ले रहे हैं जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिए का जो होते हैं आप लोग पढ़े हैं कि का बना है सर, का में हलंत और धन आ के मिलने से का बने हैं। दूसरा हम लिए री, जैसे गिरी हमारी इस आएगा। देखिए वर्णमाला संधि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए ये जो री बने हैं ये राम में हलंत और आगे से घूंघटा तो छोटकी पुतोहिया यानी हर्षई है, तो री बना है। अब एक बात आप लोग बताइए कि आप पढ़े हैं कि सर का वर्ण है और इसी को आप वर्ण कह रहे हैं। अब बताइए तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे और खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। तो वर्ण ए हुआ या ए हुआ, वर्ण आप किसे कह पाइएगा। आप बताइए जरा प्यार से, ये सारे बातों से देखना है बाबू, ध्यान से। अब वर्ण इसे कहिएगा या इसे कहिएगा, किसे कहिएगा। देखिए आपका परिभाषा था कि खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, और यहां देखिए इसका खंड या टुकड़ा हो गया जी। तो वर्ण आप कहिएगा किसे, हो गया ना भाग। आइए तो कहेंगे किसे, कहेंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे और खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। सुनिए ध्यान से, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे और खंड या टुकड़ा ना किया जा सके एवं खंड या टुकड़ा होने की स्थिति में अक्षर कहलाते हैं। तो आइए यदि इसे खंड या टुकड़ा हो गया तो ये कहलाएंगे अक्षर, और यदि इसे खंड या टुकड़ा नहीं हुआ है तो ये अब जो है ये हलंत है अर्थात आधा है, और ये स्वर है, आ को खंडित नहीं किया जा सकता है। तो अब इसे वर्ण कहेंगे और इसे हम लोग क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। तो बोलिए इतने बात कंप्लीट हो गए। किन्हीं का कोई डाउट है नहीं ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा आप जान रहे हैं पीडीएफ के लिए अपना नाम, ग्राम का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप कीजिए, आपका पीडीएफ ही मिल जाएगा। तो देखिए, और इस वीडियो को पढ़ने से पहले इसका पहला लेक्चर पढ़ लीजिए तो समझ में ज्यादा आएगा। आइए इसके बाद अब हम लोग समझते हैं। सर आज तो आप वर्ण बता दिए, अब आता है कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। वर्ण विच्छेद, एक क्वेश्चन आ गया कि सर वर्ण विच्छेद किसे कहेंगे। तो आप बताइए कि वर्ण विच्छेद किसे कहिएगा। तो वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, बात को समझते हैं। तो कहना है कि किसी भी शब्द का स्ववार, किसी भी शब्द का स्ववार एवं व्यंजन वर्णों का अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। बोलिए कंप्लीट हो गए। किसी भी शब्द का स्ववार एवं व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे सर, तो यहाँ आइए, हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं जी, बता दीजिए। तो भारतवासी हैं। हमने जैसे लिखे भारत,
अब भारत को जो है बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसे संधि विच्छेद ना होकर के वर्ण विच्छेद होते हैं, तो हम लोग भारत का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो देखिए भारत जो है ये बना है भ में हलंत और प्लस आ, काहे कि देखिए यहाँ आ है, कैसा है मात्रा, थोड़ा वेट कीजिए इसी वीडियो में बताएंगे। इसकी बात देखिए यहाँ र है, र के अर्थ अभी बताएं, र में हलंत और आ तब बना र। इसकी बात देखिए क है तो त में हलंत और धन आ तब बना क्या त, तो इस तरह से बन गया भारत। इसी तरह से आप लोग का दूसरा हम दे दिए किसान, भारतवासी है ना, तो यहाँ किसानों का देश कहलाता है, तो किसान का वर्ण विच्छेद कैसे करिएगा? तो बताइए, कहेंगे क में हलंत और आगे से घूंघटा तो छोटकी पुतोहिया हर सही प्लस धन दीजिए, स में हलंत और धन आ तब बना सा, न में हलंत और धन आ तब बनाना, इस तरह से बने किसान। तो ए हुआ इसका वर्ण विच्छेद, ये संधि विच्छेद नहीं है, वर्ण विच्छेद है। आप लोग बताइए, इसी तरह से आप लोग खुद बना लीजिए। हमने दे दिए बिहार, आप लोग से बन जाना चाहिए, बन जाएगा ना? यस या नो बोलो, यदि बन जाता है तो बनाइए। हम लोग चौथा को दे दिए, मान लिया जाए आप लोग को कह दिए, इसको कहते हैं तुलसी, तुलसी आप अपने से बना लीजिए। पंचवें नंबर पे हम लोग दे दिए श्रीमान, आप लोग बना लीजिए। छठे नंबर पे हम लोग दे दिए कमल। तो बताइए क्या वर्ण विच्छेद अपने से करने आ गया? करने आ गया, तो इन्हें बना करके कमेंट कीजिए। यस, आगे चलते। ते हुआ वर्ण विच्छेद, वर्णों को किसी भी शब्द से स्वर एवं व्यंजनों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, हाँ याद रखिएगा, और वर्ण जो होता है सबसे लघुत्तम ध्वनि खंड होते हैं। यदि ऑप्शन में ऐसे भी क्वेश्चन में आता है कि वर्ण के होते हैं, तो जो सबसे छोटे हैं यानी लघुत्तम ध्वनि खंड को या मूल ध्वनि खंड को वर्ण कहा जाता है। और वर्ण विच्छेद तो वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि हलंत क्या होते हैं। देखिए इसी लेक्चर में हम लोग, मेरे पास अब क्वेश्चन आए कि सर हलंत क्या होते हैं। हलंत, ये देखिए ऐसा निशान देखते होंगे, ये हलंत किसे कहते हैं? हलंत किसे कहा जाता है? यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हलंत किसे कहा जाता है, तो बताइए आप हलंत किसे कहा जाता है, इसका जवाब में क्या दीजिएगा? बताओ मेरे दोस्त, क्या दोगे? तो बाबू यहाँ इसका जवाब देंगे हलंत किसे कहते। तो हलंत की मतलब हुआ, देखिए जिसमें स्वर वर्ण नहीं है, अलग अलग हो गया, देख रहे हैं, तो इसी को हलंत कहते हैं। ये जो ऐसा चिन्ह लगा इसी को हलंत कहा जाता है। तो हलंत कहते हैं किसे? तो कहना है स्वर रहित, क्या बोलना है मेरे दोस्त? देखिए यहां बोल दे रहा है, कहना है स्वर रहित, रहित वर्ण को, स्वर रहित व्यंजन वर्ण को या वर्ण को हलंत कहते हैं। यानी जो स्वर रहित वर्ण होते हैं, स्वर रहित कहने का अर्थ जिसमें स्वर नहीं रहेंगे। रहित और सहित में अंतर है, सहित मने रहेंगे और रहित मने नहीं रहेंगे। कंप्लीट है? बताइए। तो स्वर रहित वर्ण को जो होते हैं हम लोग क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। हलंत लगने से, ये पॉइंट को आप लोग स्टार मार्क को याद रखना है बाबू, यहां से पॉइंट बता रहे हैं कि हलंत लगने से किसी भी वर्ण का मान आधी हो जाती है। वर्ण का मान कितनी हो जाती है? तो वर्ण का मान जो है आधी हो जाती है, आधी, आधी हो जाती है। तो हलंत लगाने से वर्णों का मान कितने हो जाती है? आधी हो जाती है। जैसे सर एक आध उदाहरण दीजिए। तो यहां देखिए आप लोग, इसका उदाहरण यहां समझिए। यदि हम जैसे लिए, सर इसको क्यों लिखा गया? यहां लिखा हुआ पहला में अट्टी, मिट्टी, तो यहाँ मिट्टी इस तरह से लिखे हुए, इसी मिट्टी को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ट में हलंत और पूरा अट्टी तका बन गया मिट्टी। तो देखिए आधा वर्ण को पूर्ण करना हो, यदि पूर्ण रूप में लिखना चाह रहे हैं तो उसे नीचे हलंत दे के ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग दूसरे कहते हैं छुट्टी,
तो छुट्टी का भी जस्ट इसी तरह से लिखेंगे। तो आधा टा में हलंत और फिर टी, तो बन गया छुट्टी। देख रहे हैं, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग जैसा कि तीसरा में लिखते हैं श्रीमान, तो श्रीमान आपको पता होना चाहिए कि श्रीमान में जो होते हैं पूरा ना नहीं होते हैं, यहाँ केवल आधे ना होते हैं, लेकिन इसी आधा ना को पूरा करने के लिए हम लोग लिखते हैं श्रीमान और लास्ट में देते हैं हलंत। तो हलंत के अर्थ हुआ कि वह वर्ण की मान कितने हैं, आधे ही हैं। तो कंप्लीट है। यदि यह अच्छा लग रहा है तो इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। आगे चलते हैं। अब देखिए आप लोग, यहाँ की बात जो आते हैं हम लोग ये समझेंगे कि वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि वर्ण जो होते हैं, वर्ण के मुख्यतः, वर्ण के मुख्यतः जो होते हैं, मुख्यतः दो भेद होते हैं। बताइए वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। जैसे पहला को कहा जाता है स्ववर वर्ण, कौन वर्ण बोलते हैं, स्ववर वर्ण, और दूसरे को कहा जाता है व्यंजन वर्ण। पहला को बोला जाता है स्ववर वर्ण और दूसरे को बोला जाता है व्यंजन वर्ण। स्ववर वर्ण को ही संस्कृत में कहा जाता है अच वर्ण, अच वर्ण, और व्यंजन वर्ण को संस्कृत में बोलते हैं हल वर्ण। कौन वर्ण बोलते हैं, हल वर्ण। कंप्लीट है। इसकी बात आइए, यदि आप लोग अब जानना चाहें कि सर तो अब बता दीजिए कि ये जो स्ववर वर्ण होते हैं, पहला स्ववर वर्ण एक किसे कहते हैं, स्ववर वर्ण किसे कहते हैं। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ दिया कि बताओ स्ववर वर्ण क्या है, तो स्ववर वर्ण का आप लोग जवाब क्या दीजिएगा, स्ववर वर्ण किसे कहते हैं। तो आइए देखिए, स्ववर वर्ण वही वाला बात आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए थे, ओ पढ़ते थे बचपन में ना, वही है स्ववर वर्ण। यानी स्ववर वर्ण का अर्थ हुआ कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं, उसे स्ववर वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होते हैं उन्हें स्ववर वर्ण कहते हैं। यह अगले लेक्चर में बताया गया था। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होते हैं उसे स्ववर वर्ण कहते हैं। कंप्लीट है। आइए सर, यहां से हम लोग एरो मार के देखेंगे और बोलेंगे कि हिंदी भाषा में, किस भाषा में छोटे, हिंदी भाषा में जो है स्ववर वर्णों की संख्या, स्ववर वर्णों की संख्या जो होते हैं 11 होते हैं। बोलिए हिंदी भाषा में स्ववर वर्णों की संख्या कितने होते हैं, 11 मतलब 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 ही होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, आइए बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। सर जैसे बता दीजिए 11 कौन कौन है, तो आप लोग बचपन से पढ़े थे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, रे, ए, ऐ, ओ, आओ। देखिए तो जी 11 हो गए, 2 4 6 8 10 और 11। तो बताइए 11 हो गए। आप लोग बचपन में वो कौन क्लास उसको कहते हैं हम लोग, वो जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे उसे कहते थे नेट पोछा क्लास। जो हम लोग एक हाथ से ऐसे बस्ता पकड़ लेते थे और यहाँ से स्कूल जा रहे हैं, मम्मी एक तो मारी है दी है पढ़ने के लिए। सच कहें तो माँ जो होती है संसार का सबसे पहला गुरु होती है, और पिताजी बहुत मारते हैं पढ़ने के लिए। हालांकि हमको बचपन में पता नहीं होता है, अब पता चलता है। ठीक है, तो हम लोग एक हाथ में ऐसे कॉपी लेते हैं, यहाँ से भैया नीचे वाला भी जो कपड़ा पहने हुए रहते हैं शर्ट पैंट, वो भी ढीला ही रहता है, तो एक हाथ एक रो पकड़ लें, यहाँ से पैंट भी टांग रहे और यहाँ से मारते नेट जा रहा है ऐसे। उसी को कहते हैं वहाँ हम लोग पढ़े थे। और वहाँ हम लोग क्या पढ़े थे, याद है क्या पढ़े थे, तो पढ़ते थे सर जी बताते थे कि बोलो बेटा तो हम लोग बोलते ओ। दूसरा क्या बोलते
आ, ई ज्यादा देते थे, यानी दीर्घी। ऊ, और जब दुर्गा बड़ा ऊ बेटा, ऊ, री, हर्षरी, ए, आए, ओ, आओ। इस तरह से हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो मजा आता था। तो यहां भी है आ ई आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए आ ओ औ। ये जो होता है सुवर वर्ण होते हैं। अब आया क्या कि सर सुवर वर्ण जो है ये सुवर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सुवर वर्ण है, यहां से देखिए ध्यान से, कहना है कि सुवर वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं किंतु उच्चारण के अनुसार तीन भेद होते हैं। किंतु उच्चारण के अनुसार कितने भेद होते हैं, बोल दीजिए, तीन भेद होते हैं। याद रखना है कि सुवर वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं किंतु उच्चारण के अनुसार कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। वो कौन कौन है सर? तो पहला को हम लोग कहते हैं ह्रस्व, या इसी को बोला जाता है मूल सुवर वर्ण, और दूसरा को बोलते हैं दीर्घ, या इसी को बोलते हैं संधि सुवर वर्ण। और जो मेरे पास तीसरा होते हैं उन्हें कहते हैं पलूत सोवर। इसमें वर्ण नहीं लगाएं। अब क्यों नहीं लगाएं सर? ये मुस्मात ही का रह गया है। मुस्मात नहीं, उसको क्या कहते हैं जो ऐसी रह जाता है, और लड़ुए कहा जाता है, उसी तरह से ऐसा ये क्यों है उसको बारे में बताते हैं। चलिए इधर आइए। अब हम लोग समझेंगे कि सर ये जो सुवर वर्ण होते हैं। अच्छा आइए इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए अब जो है हम लोग अगले में देख रहे हैं, ये जो पहला आया सर हमारे पास, जिसको हम लोग कहें ह्रस्व या मूल सुवर वर्ण। क्या बोले जी? इसको बोले पहला को ह्रस्व। पहला को क्या बोला जाता है? ह्रस्व या मूल सुवर वर्ण किसे कहते हैं? तो आइए ह्रस्व या मूल सुवर वर्ण कहते किसे? तो देखिए भारी नहीं है, एक ही बात नहीं याद करना है। तीनों सुवर वर्ण के उच्चारण में इतना एक परिभाषा याद रखिए, कहना है जिन सुवर वर्णों के उच्चारण में, इतना बोलने आ गया। इसका ट्रिक है, कहना है जिन सुवर वर्णों के उच्चारण में, कितना बोलने आ गया? जिन सुवर वर्णों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, उसे ह्रस्व या मूल सुवर वर्ण कहते हैं। याद रखना है कि हिंदी भाषा में, किस भाषा में? हिंदी भाषा में ह्रस्व या मूल सुवर वर्णों की संख्या 4 होते हैं। बोलिए कितने होते हैं? तो सर 4 होते हैं। याद रहेगा, हिंदी भाषा में ह्रस्व या मूल स्वर वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। सर 4 कौन कौन है? जैसे, तो देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, जैसे में है एक अ होते हैं, दूसरा में जो है हर्षई होते हैं, और तीसरा हर्षौ, और एक री होते हैं। ये जो 4 हुए ह्रस्व या मूल स्वर वर्ण की संख्या होते हैं। कंप्लीट है। इनकी बात आइए दूसरा देखिए। दूसरा में है जिसे हम लोग कहें दीर्घ या मूल दीर्घ या संधि सुवर वर्ण। दीर्घ या इसी को बोला जाता है संधि सुवर वर्ण। तो आइए दीर्घ या संधि सुवर वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए इसमें क्या बोला कि जिन सुवर वर्णों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं। और इसमें कहना है कि जिन सुवर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। बोलिए मेरे प्यारे साथियों, कितना समय लगता है? दुगना समय लगता है, तो उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं।
और इसकी जो संख्या होते हैं, बोलो मेरे प्यारे, इसकी जो संख्या होते हैं कितने होते हैं? तो सर इसकी जो संख्या होते हैं 7 होते हैं। बोल दीजिए, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर या संधि स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 कौन कौन हुए जी? तो अभी हम लोग पढ़ाए थे कि स्वर वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 11 होते हैं। और 11 में 4 यहां लिख दिए और 7 यहां आ जाइए। आ होता है, दीर्घ ई होता है, दीर्घ ऊ होता है, ए होता है, आय होता है, ओ होता है, और एक जो है आपका क्या होते हैं? एक जो है आओ होते हैं। क्या होते हैं? आओ। तो देखिए कुल कितने हो गए? 7 हो गए। कितने हो गए? 7। अब याद रखिएगा, यदि बिहार बोर्ड पूछे कि इनमें से दीर्घ स्वर वर्ण है, आ आंसर बी ऑप्शन में रहेगा, ई रहेगा, एगो आओ दे दिया और एगो देगा ई, स्मॉल ई दे दिया। तो बताइए, और बोलेगा इनमें से कौन स्वर वर्ण नहीं है, तो क्या मारिएगा? तो ये वाला नहीं हो गया। ये तो ये स्वर वर्ण है, लेकिन पूछेगा कौन दीर्घ स्वर वर्ण नहीं है, तो ये वाला दीर्घ स्वर वर्ण नहीं, वो ह्रस्व में चला गया। कंप्लीट है? कोई डाउट है? नहीं है सर। तो इधर आइए सर। इतना ही नहीं, एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो 3 है ना, ये 3 देखिए, और यहां से 4 ही देखिए, इन्हें किसी और नाम से जाने जाते हैं। देखिए आ के दीर्घ रूप आ बना है, ई के दीर्घ रूप दीर्घ ई बना है, और ऊ के दीर्घ रूप बना है, लेकिन ए और आई ओ जो है अलग अलग से बने हैं। तो इसीलिए ये मूल स्वर वर्ण से ही बने हैं, तो इसे मूल दीर्घ स्वर वर्ण बोला जाता है। बोलिए इसे क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर वर्ण बोले जाते हैं। याद रखना कि दीर्घ स्वर वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं मूल दीर्घ स्वर वर्ण, जिन स्वरों का उच्चारण मूल स्वर वर्ण से होता है, यानी बनावट होता है, उसे जो है किसे कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर वर्ण कह रहे हैं। देख रहे हैं इसकी संख्या कितने हैं? 3 है। देखिए यही प्रश्न पूछते हैं, हम लोग फंस जाते हैं। यदि पूछे कि मूल दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या, तो 3 ही है सर। और इससे देखिए ए जो होते हैं, इसे हम लोग दूसरा जो है इसे कहते हैं संयुक्त। संयुक्त या इसी को मिश्र बोला जाता है। मिश्र दीर्घ स्वर वर्ण बोले जाते हैं। कंप्लीट है? तो देखिए दीर्घ स्वर वर्ण भी 2 प्रकार के हो गए, एक मूल दीर्घ स्वर वर्ण और दूसरे संयुक्त या मिश्र दीर्घ स्वर वर्ण। अच्छा सर, इसको ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ देखिए पहला ए है, दूसरा ऐ है, तीसरा में जो है ओ है, और चौथा जो है औ है। इसका बनावट कैसे हुआ है ध्यान से देखिए। तो ए जो है ए बना है अ धन ई के मिलने से ए बनता है, ऐसा संधि में पढ़ाएंगे, बर्दाश्त कीजिए, एक लेक्चर के बाद आ जाएंगे। यहाँ ऐ जो बना है आ प्लस ए के मिलने से ऐ बना है, ओ जो बना है आ और ऊ के मिलने से ओ बना है, औ जो है आ धन ओ के मिलने से क्या बना है? औ बना है। तो देखिए ये एकक वर्ण है जो 2-2 अक्षर को मिलने से बने हैं, इसीलिए इसे संयुक्त या मिश्र स्वर वर्ण कहे जाते हैं। कंप्लीट है? और लास्ट जो तीसरा हम लोग देखेंगे, इसे बोला जाता है कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं सर? सर इसमें वर्ण क्यों नहीं लगा रहे हैं? अब आप समझ गए होंगे कि कुल स्वर वर्ण की संख्या 11 हिंदी भाषा में, जिसमें 4 ए हो गए और जो है 7 ए हो गए, तो 7 4 पूरा 11 हो गए। इनका लग रहा है बाले बच्चा नहीं है, निर्वंश है, कोई वंश नहीं है। वंश ही नहीं, उसको क्या कहा जाता है? सीधे बोलिए तो बांझ है, कोई संतान ही नहीं है। तो इसीलिए जो है इसमें वर्ण नहीं लगते हैं। कंप्लीट है? और याद रखिएगा हिंदी में इसे अपवाद माने जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। तो कहना है क्या कि जिन स्वरों के उच्चारण में, इसमें वर्ण नहीं लगाना है, कहना जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर अथवा दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ये दोनों से ज्यादा समय लगेगा। ठीक है? और यहां से जैसे हम लोग देखिए आगे हम लोग क्या बोलेंगे कि हिंदी भाषा में जो है, हिंदी भाषा में प्लुत स्वर को अपवाद माने जाते हैं। बोलिए हिंदी भाषा में प्लुत स्वर को क्या माने जाते हैं? अपवाद। ये प्रश्न आएंगे कि किस स्वर को हिंदी भाषा में अपवाद माने जाते हैं, तो याद रखना है प्लुत स्वर को अपवाद माने जाते हैं।
और यहाँ जगह नहीं, यहाँ आ जाइए। अब यहाँ देखिए, ये जो पलूत सुवर होते हैं, हम लोग एरो मार के बोलेंगे कि पलूत सुवर का प्रयोग, पलूत सुवर का प्रयोग दूर स्थित प्राणियों को बुलाने में, बोलिए, दूर स्थित प्राणियों को बुलाने में और गीत संगीतों में, गीत संगीतों में एवं वेद मंत्रों का, वेद मंत्रों का पाठन में किया जाता है। याद रहेगा, बताइए। कहेंगे पलूत सुवर का प्रयोग दूर स्थित प्राणियों को बुलाने में, गीत संगीतों में एवं वेद मंत्रों का पाठन में किया जाता है। जैसे सर उदाहरण के तौर पे समझा दीजिए। तो देखिए, यदि हम लोग यहां ऐसे समझें, मेरे भाई सोना नहीं है, याद रखना, यदि जीत चाहिए तो पूरे जोश और जुनून के साथ आओ। अगर तुम्हें सूरज बनकर चमकना है तो रात भर अंधेरों से लड़ना पड़ता है, तब सुबह सूर्य बनकर निकलना पड़ता है, याद रखना है। ये चलते जितने पढ़ाए जा रहे हैं उसे पूरे जोश के साथ आप अपने से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए, वो तुम्हारा नोट्स होंगे, किसी का नकल मत कीजिए। कंप्लीट है, पढ़ने का तैयारी में लग जाइए आप लोग, पूरे जोश और जुनून के साथ आइए। तो देखिए यहां क्या कहा जा रहा है, जैसे दूर स्थित प्राणियों को बुलाने में हम लोग बोलते हैं ना, कोई जायत रहते हैं तो कहते हैं अजी ले धा के पापा, ना सॉरी होता नहीं, बोलिए। आप लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, किन्हीं का नाम लेते हैं, कहते हैं अजी सोनू के पापा, अजी सोनू के पापा। तो देखिए हम लोग बुला रहे हैं अजी सोनू के पापा। अब दूर स्थित प्राणी है, उनको बुलाने में इतना शब्द लग गए, तो यहाँ पलूत स्वर का ही प्रयोग होते हैं। हम लोग दूसरा कहें, देखिए बोला है वेद मंत्रों का पाठन में, अच्छा आगे बोला गीत संगीतों में। तो गीत संगीत में हम लोग कैसे करते हैं, जैसे हम लोग कोई गीत गाते हैं किसी भी तरह का, शादी ब्याह में गाते हैं नहीं, तिलक चढ़े राम जी के बधता बधाई, तो बताइए वहां जब तिलक का आप गीत गा रहे हैं, अथवा शादी ब्याह में कहते हैं वो दही देली चढ़ावेला तो चाट गईले भैंसुरा, ऐसे करके आप गीत गा रहे हैं। तो वहां देखिए कह रहा दही देली चढ़ावेला, दूर जा रहा, चाट गईले भैंसुरा। अब देखिए यहाँ दूर जा रहा है नहीं जा रहा, तो ऐसे शब्द को ही हम लोग जो है पलूत स्वर का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में बोला जा रहा कि वेद मंत्रों का पाठन में, तो बताइए वेद मंत्रों का पाठन में आप लोग कैसे उपयोग करिएगा। तो आइए, जैसे हम लोग कहे ओ, तो देखिए जो ओम बोले तो वेद मंत्रों का पाठन है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान्त मृत्युर्मोक्षे अमामृतांतम, महामृत्युंजय, यही ना है मंत्र। तो ऐसे आप बोलते हैं, तो वहां पढ़ा कैसे जाता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान्त मृत्युर्मोक्षे अमामृतांतम। तो ये जो बोले वहां पलूत स्वर का प्रयोग होते हैं। कंप्लीट है, इतना किन्हीं को डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो इन्हें आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लिए। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं, आइए। तो ये रहा पलूत स्वर। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि सर मात्राएं किसे कहते हैं। क्या समझेंगे हम लोग? अब हम लोग समझेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा, आ जाइए, बस थोड़ा सा देख लीजिए, ये मात्रा किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों कि मात्रा कहते हैं किसे, बताइए। नहीं याद है सर? तो देखिए क्या कहना है, कहना है व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ भी देखिए माँ, माँ पर एगो पाई है ना, माँ, माँ के अर्थ क्या है, माँ में हलंत और धन आ, तब क्या बना है माँ। तो यहाँ भी आ छिपा हुआ है, वो जो स्वर वर्ण है, तो मात्रा कहेंगे किसे? तो आइए कहेंगे व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का उपयोग किए जाते हैं उसे मात्रा कहते हैं।
और बोलना है कि हिंदी भाषा में मात्रा की जो संख्या होते हैं, बोलिए हिंदी भाषा में मात्रा की जो संख्या होते हैं वो वह कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो मात्रा की संख्या 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। सर कौन कौन होते हैं उसको भी हम लोग समझते हैं। आइए जैसे देखते हैं जी, यहां हम लोग लिखे, एक पहला में एक पाई लटकर रहेगा, दूसरा में आगे से घूंघटा रहेगा, पिछड़ा में पीछे से घूंघटा रहेगा, फिर जो है नाक सोझा रहेगा, अगला में नाक टेढ़ा रहेगा, इस तरह से रहेगा। इसकी बाद जो है ऊपर से एक पाई चढ़ेंगे, अबर ऊपर से 2 पाई चढ़ेंगे, अबर एक पाई ऊपर चढ़ेंगे, एक वो नीचे धर के लटक जाएंगे, अबर में 2 पाई ऊपर चढ़ेंगे और एक नीचे से लटक जाएंगे। और यही 11 क्या होते हैं? मात्रा होते हैं। सर इसे पढ़ते क्या है बता दीजिए। तो आइए इसी को एक पाई यदि धर के कोई नीचे की ओर लटक गया है तो इसी को हम लोग बोलते हैं आ। अब देखिए यदि आगे से घूंघटा हो, आगे से घूंघटा है, देखिए तो नया नवेली जब दुल्हनियन आती है तो आगे से घूंघटा रखती है, और फेसबुक पर फोटो चढ़ जाएगा, व्हाट्सएप पर लग जाएगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन गली में जाएगी तो पूरा नीचे कर लेती है। ठीक है, गजब है, कहना नहीं है। चलिए अच्छा बात है, ये सभ्यता संस्कृति होना भी चाहिए, है ना। आइए क्या, तो देखिए तो आगे से घूंघटा भी नया नया बहू आई है तो आगे तक घूंघटा रखती है, तो इसे आगे से घूंघटा तो छोटकी पुतोहिया। अब देखूं जी यदि वही बहू पुरान हो जाते हैं तो यहीं तक घूंघटा उड़ते हैं, ये सब खाली होते हैं, तो पीछे से घूंघटा तो इसे बड़की पुतोहिया अर्थात बड़की ही बोला जाता है। और देखिए अगर नाक सोझा है तो इसे हम लोग जो है हरसऊ कहते हैं। यदि देखिए हरसऊ माने अभी नया नवेली आई है तो छोटकी पुतोहिया नाक सोझा रहेगी, और जैसे ही नाक टेढ़ा माने कौन? बड़की। जैसी छोटकी आई कहेगी बनते न हम कुछ बनाइए, है ना, ऐसे कहेगी, यानी नईकी के सताती है। जैसी छोटकी आई नाक टेढ़ा कर दी तो ये दीर्घऊ हो गया। और इन्हें देखिए ये जो होते हैं इस तरह से हैं तो इसे हम लोग जो है री कहते हैं। ए ऊपर से एक पाई चढ़ गए हैं तो इसे ए पढ़ा जाता है जी। ऊपर से यदि 2 पाई चढ़ गए हैं तो इसे हम लोग आए कहते हैं। और यदि एगो ऊपर से चढ़ल है, एगो नीचे से लटकल है तो इसे ओ कहते हैं। और 2 गो ऊपर से चढ़ल है, एगो नीचे से है तो इसे हम लोग औ कहते हैं। इस तरह से मात्रा की संख्या 10 होते हैं जो आप लोग का स्क्रीन पे है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते। आगे आइए, अब ये जान गए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो मात्रा की संख्या 10 है। और ये मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिएगा हम लिखेंगे हिमालय, क्या लिखेंगे? हिमालय का संधि विच्छेद करिए तो यहाँ देखिए माँ पर पाए है, पूछेंगे कि बोलो बाबू यहाँ क्या है, तो हाँ एक पाई एने है, यानी इसमें आ छिपा हुआ है, आ होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग समझते हैं बाबू कि आ एवं स्वर वर्ण का, आ एवं स्वर वर्ण का कोई मात्रा नहीं होते हैं, कोई मात्राएं नहीं होते हैं। कंप्लीट हैं। आ एवं स्वर वर्ण का कोई भी मात्राएं नहीं होते हैं। इसकी बात देखिए, एक बात और बताना है हम लोगों को कि री का प्रयोग ज्यादातर संस्कृत भाषा में किए जाते हैं। कंप्लीट है। और इसकी बात है एरो मार के बोलना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य स्वर वर्ण से ही, कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य स्वर वर्ण से ही बोलना प्रारंभ करते हैं, से ही बोलना प्रारंभ करते हैं। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बचपन में देखिएगा यदि बच्चा अपना नानी के यहाँ रहता है तो बोला जाता है, बच्चा जैसा ही छोट है और वो बोलना स्टार्ट करता है तो देखिए आ को बोलने में बड़ा आसान लगता है। बच्चा शुरू में आ, 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 और ऐसा ही बोलते बोलते बच्चा बोलता है ऐसे बोलता है तो इन्हें से हम लोग टिटकारते हैं बाबू बाबू, तो बोलता ऐसा ही दा 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 दा, तो ये चलते दादा बुला जाते हैं। तो गांव घर में कहते हैं क्या कि रह रहा है नानी की यहाँ और गीत गा रहा है दादी घर का।
ठीक है, दादा का नाम लेते हैं, क्या कीजिएगा, वो आसान होते हैं इसीलिए बोले जाते हैं, समझ गए ना। तो ये चलते वहां जो बच्चा होते हैं इसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसे भी आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आप पीडीएफ ले लीजिए। इधर आइए, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं अब क्या है जो देखिएगा ध्यान से। यदि आपसे पूछा जाए तो एक बात और ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, यदि आ दे ऐसा आ रहे तो इसे हम लोग कौन स्वर कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं आगत स्वर बोला जाता है। यही है आगत स्वर वर्ण। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि इनमें आगत स्वर वर्ण है तो ऐसा रहे तो इसे समझना आगत स्वर वर्ण। सर इसका प्रयोग कहाँ होता है, जैसे आप लोग लिखते हैं ऐसे, क्या लिखते हैं, कॉलेज, कौ पढ़ना सीखे, कॉलेज लिखते हैं, डाउ डॉक्टर लिखते हैं, कॉल ऐसे लिखते हैं, इत्यादि बहुत सारे हो जाएंगे। कंप्लीट है तो बोल दीजिए एक बार, समझ में आ रहा है तो जय हिंद चले। समझ में आया है नहीं, आप लोग मायूस नहीं होइए, पूरे जोश से और जुनून के साथ लगे रहिए। अब मजा आ गया है। इसके बाद हम लोग एक एरो मार के लिखेंगे कि मात्राएं के अनुसार, मात्राएं के अनुसार, देखिए क्या कह रहा है, मात्राएं के अनुसार स्वर वर्ण के, कौन वर्ण के जी, मात्राएं के अनुसार स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। बोलिए कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। सर कौन कौन है, पहला को कहते हैं एक मात्रिक स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं बाबू, एक मात्रिक स्वर वर्ण। दूसरे को बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर वर्ण। क्या बोला जाता है जी, द्विमात्रिक स्वर वर्ण। और तीसरे को बोला जाता है त्रिमात्रिक स्वर वर्ण, त्रिमात्रिक स्वर वर्ण। कंप्लीट है। तो ये देखिए मात्रा के अनुसार स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, यही बात आप नहीं पढ़ पाते हैं, यही गलती है। तो देखिए भाई मेरे, मात्रा के अनुसार भी स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला को एक मात्रिक स्वर वर्ण कहते हैं, दूसरा को द्विमात्रिक और तीसरा को कहते हैं त्रिमात्रिक, जिसमें से मुख्यतः तो 2 ही है, वो तो जान ही रहे हैं कि वही वाला था। आइए अब एक मात्रिक स्वर वर्ण किसे कहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर एक मात्रिक स्वर वर्ण किसे कहते हैं, पूछ है जी, आप लोग चाहिए तुरंत बताइएगा। कहिएगा जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। बोल दो मेरे प्यारे साथियों, एक मात्रा का समय लगता है, उसे एक मात्रिक स्वर वर्ण कहते हैं। कंप्लीट हो गए तो बोल दीजिए, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे एक मात्रिक स्वर वर्ण कहते हैं। और इसकी जो संख्या होते हैं, कितने होते हैं, तो सर इसकी संख्या 4 होते हैं। कौन कौन है सर, तो अ है, हर्षा ई है, हर्षा उ है और एक हर्षा री है। देखिए एक मात्रिक स्वर वर्ण कंप्लीट हो गए। आइए कहेंगे क्या, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे एक मात्रिक स्वर वर्ण कहते हैं। एक मात्रिक स्वर वर्णों की संख्या 4 होते हैं। देखिए क्या होते हैं, अ एक मात्रा का समय लगा, ई तुरंत बोला गया, उ तुरंत बोला गया। और देखिए यदि आपसे पूछे कि द्विमात्रिक स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो कहना है जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे द्विमात्रिक स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 7 होते हैं। बोलिए कंप्लीट हो गए। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे द्विमात्रिक स्वर वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या कितने होते हैं, 7 होते हैं। सर 7 कौन है, जैसे बताइए सर, आ जाइए। आ, हर्षा ए, हर्षा ओ, सॉरी बाबू, आ हुआ, आ, दीर्घा ए, दीर्घा ओ, ए, ऐ, ओ और एक औ। तो देखिए 7 होते हैं। और देखिए त्रिमात्रिक स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो कहना है जिन स्वरों के उच्चारण में, देखिए फिर देखिए
7 और 4 11, 11 सुवर वर्ण है, कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए इसमें वर्ण नहीं लगाए जाते हैं, याद रखिएगा, केवल त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं, क्योंकि वर्ण बचा ही नहीं तो इसको दीजिएगा कहाँ से। तो इसके क्या कहेंगे, तो कहेंगे जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है, अर्थात कह सकते हैं 3 मात्रा भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है तो उसे त्रिमात्रिक स्वर वर्ण कहते हैं। या इसी को ऐसे बोलिए, क्या बोलिएगा, कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में या जिन स्वर वर्ण में 3 मात्रा हो उसे त्रिमात्रिक स्वर वर्ण कहते हैं। हाँ, इसका आप जैसे बोल सकते हैं। सर क्या होगा, तो आइए हम बोले ऐसे, ओम। देखिए ओम त्रिमात्रिक का कोई संकेत या अंक नहीं होते हैं, हम लोग एरो मार के यहाँ लिख लेंगे कि त्रिमात्रिक का कोई भी संकेत नहीं होने के कारण इसके ऊपर ये 3 का निशान देते हैं, यानी जिन स्वर वर्ण में 3 मात्रा हो। या हम दूसरा बोले राम, क्या बोलते हैं, देखिए हम लोग बोले राम, तो देखिए यहाँ जो है 3 मात्रा का समय लग गया। ऐसा ही बहुत सारे हो सकते हैं इत्यादि। अब देखिए आप बोल सकते हैं हे प्रभु, हे कृष्ण, हे भगवान, ये सब जो है किस में आते हैं, त्रिमात्रिक, या इसी को पलुत बोला जाता है, याद रखिए इसी को पलुत बोले हैं। और वहां देखिए एक मात्री को ही जो है हरस्व बोल रहे थे, उसका भी संख्या 4 ही था। द्विमात्री को ही जो है यहाँ क्या बोला जा रहा है, वहां बोला दीर्घ या संधि बोला जा रहा था, और त्रिमात्री को ही पलुत बोला जा रहा है। कंप्लीट है। तो आइए ए होगी, आप समझिए ध्यान से। सर सही में ऐसा लगता है, तो हम पढ़े हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय उसे हरस, दुगना तो दीर्घ। और बताइए यदि दोगुना से भी ज्यादा लगता है तो पलुत होता है। सर एक बार बोल के देखिए, आप बोलिए। ज्यादा भार नहीं पड़ा, लेकिन बोलिए ज्यादा भार पड़ रहा है कि नहीं, यहाँ बोलिए ओ, और ज्यादा भार पड़ रहा है, देख रहे हैं ज्यादा समय लग रहा है, सबसे कम समय उससे ज्यादा इसके बाद ओम और ज्यादा लग रहा है। कंप्लीट है। और याद रखिएगा कि त्रिमात्रिक स्वर का प्रयोग जो होते हैं हिंदी भाषा में नहीं बल्कि वैदिक भाषाओं में किए जाते हैं, माने वेदों के भाषा में किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग का लास्ट टर्म में आया स्वर वर्ण क्या और भेद है, कहना है छंद शास्त्र। छंद शास्त्र या इसी को कहा जाता है पिंगल शास्त्र। कौन शास्त्र बोलते हैं, पिंगल शास्त्र के अनुसार स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, याद रहेगा। छंद शास्त्र या पिंगल शास्त्र के अनुसार स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं लघु स्वर वर्ण, लघु स्वर वर्ण, और दूसरे को बोलते हैं बाबू गुरु स्वर वर्ण, गुरु स्वर वर्ण। बोलिए छंद शास्त्र के अनुसार स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। पहला को लघु स्वर वर्ण और दूसरा को गुरु स्वर वर्ण। लघु माने जो संसार में सबसे छोटा हो, याद रखना यहाँ पर्यावाची विप्रार्थी शब्द में आता है कि लघु का उल्टा क्या होता है, तलेकन मारता है दीर्घ होता है। भैया दीर्घ नहीं होता है, लघु का उल्टा गुरु होता है, समझ गए। ये नहीं आइए तो लघु ए सिंपल सी कहना है, कहना आ हर्षई हर्षऊ एवं री को एवं हर्षरी को लघु स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात लघु स्वर वर्ण की संख्या कितने हैं, 4, अ ई उ री। यही को लघु स्वर वर्ण को ही एक मात्रिक बोलते हैं, इसी को मूल या दीर्घ या इसी को ह्रस्व बोले जाते हैं। और दीर्घ गुरु स्वर वर्ण क्या है, तो कहना है आ दीर्घ ए दीर्घ ओ ए ओ एवं आओ को गुरु स्वर वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या कितने हैं देख लीजिए, तो 7 होते हैं। इसकी संख्या कितने हैं, 4 होते हैं। गुरु स्वर वर्ण को ही द्विमात्रिक स्वर वर्ण या दीर्घ या संधि स्वर वर्ण कहे जाते हैं। ये रहा आपका स्वर वर्ण। आशा है कि आप लोग का पूरी तरह से सारे बातों जो है समझ में आए होंगे। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए इस पर, ऑब्जेक्टिव ये प्रश्न नहीं ना छूटेंगे,
तो आइए इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, लीजिए। और आप नहीं तो आप अपने से पीडीएफ ले सकते हैं। आइए तो इससे संबंधित जो है अब हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। बस 5 मिनट टाइम दे दीजिए, 5 मिनट में हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका फिनिश कर लेंगे जी। ज्यादा समय नहीं चाहिए, कितने चाहिए, सिर्फ 5 मिनट चाहिए। आइए आ गया आपका पिच ऑब्जेक्टिव। देखिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला प्रश्न क्या है कि मूल ध्वनि खंड को क्या कहते हैं। अभी तो बताए हैं कि मूल ध्वनि खंड या लघुत्तम ध्वनि खंड को वर्ण कहते हैं। यहाँ ऑप्शन है कि वर्ण, वर्णमाला, हल, अंत या शब्द, तो वर्ण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। वर्ण कहते हैं, वर्णमाला, शब्द या पद बोलते हैं। अभी तो पढ़ाएं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आप वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। इसकी बात कर रहा है स्वर वर्ण के कितनी संख्या होते हैं, तो स्वर वर्णों की संख्या के गो होते हैं। ऑप्शन ए में 10, 33, 7 या 4। तो अभी तो आप लोग का बताएं कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में है 10, 33, 7 और 4। दोस्त यहाँ ऑप्शन गड़बड़ डाल दिया गया है। ऑप्शन ए में कर देना 10 की जगह पर 11। कितने कर देना है मेरे प्यारे साथियों, 11 कर दीजिए और 11 होगा। नेक्स्ट में कह रहा है किस स्वर में को हिंदी में अपवाद माना जाता है, तो अभी बताए हैं। ऑप्शन ए में ह्रस्व को, दीर्घ को, गुण को या प्लुत को। इसमें सोचना है जी, प्लुत को जो है अपवाद माना जाता है। आगे कह रहा है मात्राएं मुख्यतः कितने होते हैं, जस्ट अभी पढ़ाए हैं। ऑप्शन ए में 10, बी में 11, सी में 25, डी में 7। तो पढ़ाएं कि 10 होते हैं। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे। अगले है उच्चारण के अनुसार स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो बताइए। अभी पढ़ाए थे, ऑप्शन ए में है 2, 3, 4, 7। तो उच्चारण के अनुसार स्वर वर्ण के कितने भेद बताए हैं, अभी बताए हैं 2 भेद। बस 2 क्वेश्चन और हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। आइए अब जो है हम लोग इसे तुरंत देख ले रहे हैं। तो देखिए 2 होते हैं, ये जान गए। इसके बाद कहां तक हम लोग देख लिए इसे, हाँ मुक्त होते हैं 11, 25, जान गए ना। इसके बाद अब देखिए प्रश्न है उच्चारण के अनुसार स्वर वर्ण के कितने भेद, तो 2 भेद होते हैं। ह्रस्व या लघु या मूल या एक मात्रिक स्वर वर्ण की संख्या अभी जस्ट पढ़ाया, कितने होते हैं, 11, 13, 7 या 4। तो बता दीजिए 4 होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्लुत स्वर का उदाहरण है अ है, उ है, आ है या आ है। तो बताइए प्लुत स्वर का उ होगा। निम्न में से आगत स्वर किसे कहा जाता है, तो अभी बताए हैं कि औ को आगत कहा जाता है, इसलिए औ। संयुक्त या दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं, तो संयुक्त या दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या अभी बताएं कि 4 होते हैं, बताए थे ना। और मूल दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं, आप लोग कमेंट में इसको अपने से आंसर दीजिएगा। पढ़ाया गया है, कंप्लीट है। तो देखिए मेरे साथियों, आप लोग पूरे जोश और जुनून के साथ लगे रहिए, हौसला को टूटने ना दीजिए। हम लोग साथ खड़े हैं, एकदम जोश और जुनून से पढ़ते रहिए। और कल क्लास 10th के लिए पाटलिपुत्र वैभवम का महाप्रलय होगा, सिर्फ एक ही वीडियो में। तो कल जुटना नहीं सोचिए क्लास 10th के लिए, यह तो 12th, 11th अन्यथा 10th कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए है। तो अब आइए कल का लेक्चर में मिलते हैं। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।